साल 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आखिरकार समाप्त हो गया, जिससे लाखों लोग मारे गए और साम्राज्य बिखर गए। पेरिस के बाहर वर्साई के महल में युद्ध विजेता शांति की शर्तों पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन वे जिस संधि का निर्माण करते हैं, जिसका उद्देश्य स्थायी शांति सुनिश्चित करना है, वह एक बहुत बड़े संघर्ष के बीज बोने वाले थे। वर्साई की संधि और ट्रीटी ऑफ वर्साई ने युद्ध के लिए पूरा दोष जर्मनी पर डाल दिया। डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन लागू की गई, क्षेत्र छीन लिए गए और जर्मन सेना को गंभीर रूप से बैनड कर दिया गया। जर्मन लोग अपमानित और आर्थिक रूप से तबाह हो गया। इसके बाद के वर्षों में संधि के प्रति आक्रोश पनपा, जिससे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के जड़ें पनप चुकी थी। इस बीच एडोल्फ हिटलर, जो नाजी जर्मनी का डिक्टेटर था, जर्मनी को पूर्व गौरव को बहाल करने का वादा किया। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साई उन कारणों के एक जटिल जाल में सिर्फ एक कारक थी, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। नेशनलिस्ट एंड मिलिटरिस्ट आइडियोलॉजीज ने न केवल जर्मनी में बल्कि इटली और जापान में भी कर्षण प्राप्त किया। भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए महायुद्ध के बाद गठित लीग ऑफ नेशंस बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए शक्तिहीन साबित हुआ। यूरोप के मध्य में हार के अपमान और आर्थिक कठिनाई से प्रेरित होकर एक खतरनाक विचारधारा जड़ें जमा रही थी। एडोल्फ हिटलर, जो प्रोपेगेंडा एंड मैनिपुलेशन का एक मास्टर है, वह राष्ट्रीय गौरव को बहाल करने और ट्रीटी ऑफ वर्साइस द्वारा किए गए गलतियों का बदला लेने का वादा किया। हिटलर की नाजी पार्टी अपने एक्सट्रीम एंटीसेमिटिज्म और एरियन सुप्रेमेसी के वादों के साथ एक ऐसे राष्ट्र में ग्रहणशील दर्शक मिली जो एक रक्षक के लिए बेताब था। भय और आक्रोश का फायदा उठाते हुए हिटलर ने अपनी शक्ति को मजबूत किया, जर्मनी को एक अधिनायकवादी राज्य में बदल दिया। इस बीच इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने पहले ही एक फांसीवादी डिक्टेटरशिप स्थापित कर ली थी। रोमन साम्राज्य को बहाल करने के सपनों से प्रेरित होकर मुसोलिनी ने मिलिटरिज्म एंड एग्रेशन की संस्कृति को स्थापित किया। जापान के सम्राट हिरोहितो के नेतृत्व में 27 सितंबर 1940 को बर्लिन, जर्मनी में जापान ने नाजी जर्मनी और फांसीवादी इटली के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वे एक दूसरे की सहायता करने के लिए सहमत हुए। त्रिपक्षीय संधि एक ऐसा समझौता था जिसने एक डिफेंसिव मिलिट्री अलायंस बनाया, जिसे एक्सिस पावर्स के रूप में जाना जाता है। ये तीन राष्ट्र प्रत्येक अपनी शिकायतों और महत्वाकांक्षाओं के साथ एक ऐसा गठबंधन बनाएंगे जो दुनिया को अंधेरे में डुबो देगा। जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस पावर्स कहा जाता है, नेशनल एक्सिस पावर्स मिलिटरिज्म एंड रेशियल आइडियोलॉजी के जहरीले मिश्रण से प्रेरित होकर दुनिया पर अपना प्रकोप अनलीस्ट करने के लिए तैयार थी और एक और भी विनाशकारी संघर्ष का मंच तैयार था। 25 दिसंबर 1926 को मिचिनोमिया हिरोहितो जापान के सम्राट बने। 1 दिसंबर 1941 को सम्राट हिरोहितो ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ युद्ध में जाने के सरकार के फैसले को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी। एक सप्ताह बाद पर्ल हार्बर और दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिकी और ब्रिटिश उपनिवेशों पर जापान के हमले के साथ पैसिफिक वॉर शुरू हुआ। सम्राट हिरोहितो युद्ध का एक जटिल राजनीतिक व्यक्ति था। वह द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और बाद में इंपीरियल जापान के उत्थान और पतन के लिए जिम्मेदार था। जैसे जैसे फांसीवाद की छाया पूरे यूरोप में लंबी होती गई, एक डाइवर्स कोalition ऑफ नेशंस हिटलर के जर्मनी द्वारा उत्पन्न गंभीर खतरे को पहचानने लगा। डेमोक्रेसी में एक साझा विश्वास से बंधे और एक और विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित मित्र देशों की शक्तियां उभरी, जो पिवट अटैक के विरोध में एकजुट हुई। ग्रेट ब्रिटेन में अपीजमेंट के कट्टर आलोचक विंस्टन चर्चिल ने अपने राष्ट्र को नाजी अत्याचार के खिलाफ दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। उनका अटूट संकल्प और बढ़ता हुआ बयान युद्ध के सबसे डार्क आवर्स में आशा की किरण बन जाएगा। अटलांटिक के पार संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में एक और यूरोपीय संघर्ष में उलझने से हिचकिचा रहा था, बढ़ते अलार्म के साथ घटनाओं को देख रहा था। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक्सिस शक्तियों द्वारा उत्पन्न ग्लोबल थ्रेट्स को पहचानते हुए मित्र राष्ट्रों को सामग्री सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया। सोवियत संघ के विशाल विस्तार में जोसेफ स्टालिन, क्रूअल डिक्टेटर जिसने प्यूरिफिकेशन एंड परसिक्यूशन के माध्यम से अपनी शक्ति को मजबूत किया था,
खुद को पश्चिम के साथ एक असहज गठबंधन में मजबूर पाया। अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद मित्र राष्ट्रों ने माना कि उनका साझा अस्तित्व एक आम दुश्मन को हराने पर निर्भर करता है। नॉर्मंडी के समुद्र तटों से लेकर उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों तक, ब्रिटेन के आसमान से लेकर प्रशांत के जंगलों तक, ये असंभावित सहयोगी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। उनकी संयुक्त ताकत अंततः एक्सिस शक्तियों पर काबू पाने के लिए बहुत बड़ी साबित होगी। मित्र देशों की शक्तियां, लोकतंत्र की स्थायी ताकत और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण अत्याचार के ज्वार के खिलाफ एक बांध के रूप में खड़ी थीं। सितंबर 1940 में जर्मन लुफ्टवाफे, जो अपनी हवाई ताकत पर बहुत भरोसा करता था, ग्रेट ब्रिटेन, खासकर लंदन शहर पर लगातार हवाई हमले शुरू कर दिए। इस कैंपेन को द ब्लिट्स कहा गया, जो जर्मन शब्द ब्लिट्सक्रेग से आया है, जिसका मतलब है बिजली युद्ध। नाजी नेताओं का मकसद ब्रिटिश लोगों का हौसला तोड़ना और उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर करना था। रात रात भर जर्मन बॉम्बर्स लंदन और दूसरे बड़े शहरों के ऊपर से उड़ते एक्सप्लोसिव्स और आग लगाने वाले बॉम्ब्स बरसाते थे। इमारतें मलबे में बदल जाती, आसमान नारंगी और लाल रंग से चमकता और सायरन की भयानक आवाजें गूंजती। ब्रिटिश लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घर, स्कूल और हॉस्पिटल्स तबाह हो गए। परिवारों ने बॉम्ब शेल्टर्स में, जो अक्सर अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशंस या उनके घरों के पीछे बने बंकर्स होते थे, पनाह ली। लेकिन लुफ्टवाफे ने उन पर जो भी फेंका, ब्रिटिश लोगों का हौसला नहीं टूटा। द ब्लिट्स ने डराने की बजाय ब्रिटिश लोगों में एकता और मजबूती की भावना पैदा की। रॉयल एयरफोर्स RAF, हालांकि संख्या में कम, जर्मन लुफ्टवाफे के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। स्पिटफायर और हरिकेन फाइटर प्लेन्स दुश्मन के बॉम्बर्स को रोकने और ब्रिटिश आसमान की रक्षा करने के लिए उड़ान भरते रहे। महीनों तक चले हवाई हमलों में लगभग 43,000 नागरिक मारे गए और हजारों घायल हुए। लंदन और दूसरे शहर खंडहर में तब्दील हो गए। उनकी इमारतों पर युद्ध के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ब्लिट्स के बाद के सालों में ब्रिटेन ने धीरे धीरे खुद को फिर से बनाया। युद्ध के निशान शहरों पर बने रहे, जो संघर्ष की याद दिलाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में उनके अटूट संकल्प और उत्तेजक बयानबाजी ने एक ऐसे राष्ट्र को ललकारा जो अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा था। जिस क्षण से मैंने नेतृत्व ग्रहण किया, यह स्पष्ट था कि हिटलर के जर्मनी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हम समुद्र तटों पर लड़ेंगे, मैंने अपने प्रसिद्ध युद्धकालीन भाषण में घोषित किया। हम लैंडिंग ग्राउंड पर लड़ेंगे, हम खेतों में और गलियों में लड़ेंगे, हम पहाड़ियों में लड़ेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे। और वे लड़े। नाजी युद्ध मशीन के पूर्ण प्रकोप का सामना करते हुए ब्रिटिश लोगों ने ब्लिट्स को सहन किया, अथक बमबारी अभियान जिसने उसके दिल को ठेस पहुंचाई। फिर भी इस सब के माध्यम से वे अडिग रहे। मेरा नेतृत्व प्रेरक शब्दों से आगे बढ़ा। माई लीडरशिप मूव्ड फॉरवर्ड विथ मोटिवेशनल वर्ड्स। महत्वपूर्ण अमेरिकी सहायता हासिल की, जो मित्र देशों के युद्ध प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मैंने घरेलू मोर्चे पर मनोबल बनाए रखने के महत्व को भी पहचाना। बमबारी वाले शहरों का दौरा किया और उन लोगों को सांत्वना के शब्द दिए जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। विंस्टन चर्चिल, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने लंबे और प्रसिद्ध करियर में जीत और हार दोनों को जाना था, एक ऐसे राष्ट्र की भावना का प्रतीक है जो अत्याचार के आगे झुकने को तैयार नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों में आशा को प्रेरित करने की उनकी क्षमता के साथ उनके अटूट साहस और दृढ़ संकल्प ने उन्हें 20वीं सदी के सबसे परिणामी नेताओं में से एक बना दिया। 7 दिसंबर 1941 की सुबह, स्थानीय समयानुसार सुबह 7:55 पर 6 वाहकों से लॉन्च किए गए जापानी विमान पहले से न सोचे गए नौसैनिक अड्डे पर उतर गए। हमलावरों और टारपीडो विमानों की लहर दर लहर हमला किया। बैटलशिप, हवाई क्षेत्रों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। अचानक हमला विनाशकारी था। बैटलशिप डूब गए या अपंग हो गए, विमान जमीन पर नष्ट हो गए और 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों ने अचानक हमले में अपनी जान गंवा दी। USS एरिजोना एक कवच भेदी बम की चपेट में आ गया, विस्फोट हो गया और डूब गया। साथ में 1100 से अधिक पुरुषों को ले गया। पर्ल हार्बर पर हमला, एक तारीख जो बदनामी में जीवित रहेगी।
जैसा कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कांग्रेस के अपने संबोधन में घोषित किया, ने अमेरिकी लोगों को प्रेरित किया। रातों रात युद्ध में अमेरिकी भागीदारी पर बहस खत्म हो गई। अगले दिन 8 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा की, आधिकारिक तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। पर्ल हार्बर, एक त्रासदी जिसने राष्ट्र को झकझोर दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका को एक अनिच्छुक पर्यवेक्षक से फांसीवाद के खिलाफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में एक पूर्ण भागीदार में बदल दिया। सोए हुए विशाल को जगा दिया गया था और इसकी औद्योगिक और सैन्य ताकत अंततः सहयोगी जीत में निर्णायक साबित होगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। उसने उत्तर पूर्व भारत के ऊबड़ खाबड़ और दूर दराज के क्षेत्र पर भी अपनी लंबी परछाई डाली। नॉर्थ ईस्ट इंडिया युद्ध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। एशिया को नियंत्रित करने की अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर जापानियों ने उत्तर पूर्व भारत पर आंखें डाले। इस क्षेत्र पर उनके कब्जे से ब्रिटिश भारत और एलाइड फोर्सेस के वॉर एफर्ट्स के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो गया। यह क्षेत्र न केवल मिलिट्री सुप्रीमेसी के लिए बल्कि एक क्रॉस फायर ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में फंसी स्थानीय आबादी के लिए भी एक युद्ध का मैदान बन गया। उत्तर पूर्व भारत में लड़ी गई लड़ाइयां केवल द्वितीय विश्व युद्ध की बड़ी कहानी में फुटनोट नहीं थी। वे महत्वपूर्ण युद्ध थे जिनका एशिया में युद्ध के परिणाम और भारत के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उत्तर पूर्व भारत पर जापानी आक्रमण कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी। इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस और डिजायर फॉर रिसोर्सेज से प्रेरित होकर जापान ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार का अभियान शुरू किया था। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ उनकी शुरुआती जीत ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया था और भारत, ब्रिटिश साम्राज्य का ताज, उनका अगला लक्ष्य बन गया। जापानी रणनीति दो तरफा थी। सबसे पहले उनका उद्देश्य उत्तर पूर्व भारत में रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करना था, जिससे उत्तर में जापानियों से लड़ने वाले चीनी बलों के लिए इंपॉर्टेंट सप्लाई रूट्स को काट दिया जा सके। दूसरा, वे भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना का फायदा उठाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक लोकप्रिय विद्रोह को भड़काने की उम्मीद करते थे। जापानी नेतृत्व का मानना था कि भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ खुद को जोड़कर वे ब्रिटिश संकल्प को कमजोर कर सकते हैं और एक तेज जीत हासिल कर सकते हैं। उत्तर पूर्व भारत के खतरनाक जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच, द्वितीय विश्व युद्ध की अराजकता और नरसंहार के बीच जंगल से आशा की एक किरण उकेरी गई थी। स्टिलवेल रोड, 1079 मील लंबी यह जीवन रेखा, जिसका नाम चांग काई शेक के सुझाव पर वन सड़क का नाम अमेरिकी सेना के जनरल जोसेफ स्टिलवेल के नाम पर रखा गया है, असम, भारत के लेडो से चीन के कुनमिंग तक अपना रास्ता बनाती है, जो ट्रेचरस टेरेन को पार करती है और बाधाओं को धता बताती है। स्टिलवेल रोड केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार से कहीं अधिक थी। यह एलाइड फोर्सेस के संकल्प का प्रतीक था, मानव धीरज और सरलता का प्रमाण था। इसका निर्माण एक कठिन कार्य था, जो अमेरिकी, ब्रिटिश, चीनी और भारतीय इंजीनियरों और मजदूरों के विविध कार्यबल द्वारा किया गया था, जिन्होंने न केवल कठोर इलाके बल्कि बीमारी, मानसून और जापानी हमलों के निरंतर खतरे से भी लड़ाई लड़ी थी। निर्माण कार्य दिसंबर 1942 में शुरू हुआ और लगभग 2 वर्षों में पूरा हुआ। इस सड़क का निर्माण 15,000 अमेरिकी सैनिकों और 35,000 स्थानीय श्रमिकों द्वारा किया गया था। यह सड़क सबसे चुनौतीपूर्ण इलाके और मौसम की स्थिति के बीच बनाई गई थी और कई श्रमिकों ने इसे हेल्स रोड के रूप में वर्णित किया था। सड़क का सामरिक महत्व सर्वोपरि था। यह सड़क बर्मा रोड का विकल्प प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। स्टिलवेल रोड संकटग्रस्त चीनी सेनाओं के लिए जापानियों से लड़ने वाली एकमात्र लाइफलाइन बन गई। इस ट्रेचरस आर्टरी के माध्यम से सप्लाईज, वेपन्स, एम्यूनिशन और रीइंफोर्समेंट की एक स्थिर धारा बहती थी, चीनी प्रतिरोध को बनाए रखती थी और जापानी सैनिकों को नीचे गिराती थी, जिन्हें कहीं और तैनात किया जा सकता था, जिसे 1942 में जापानियों ने बर्मा पर कब्जे के साथ चीन के लिए ट्रेडिशनल सप्लाई रूट काट दिया था।
आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी (INA) के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी (INA) नामक सशस्त्र सेना का गठन किया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का नेतृत्व लिया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आजाद हिंद फौज रंगून, यांगून से होती हुई थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च सन 1944 को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई और ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से युद्ध किया। फरवरी से लेकर जून 1944 के मध्य तक आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा एवं बर्मा से युद्ध लड़ा, किंतु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी घुटने टेकने पड़े। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा और कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बीचों बीच यूरोप के युद्ध के मैदानों से दूर एक यूनिक एंड डाइवर्स आर्मी आकार ले रही थी। साल था 1942 और सुदूर पूर्व में कॉमनवेल्थ सेना के बचे हुए लोग भारत में फिर से इकट्ठा हो रहे थे। वे बर्मा की सीमा से लगे नागालैंड और मणिपुर के उत्तर पूर्वी प्रांतों में तैनात थे, एक ऐसा क्षेत्र जो जल्द ही युद्ध का मैदान बनने वाला था। 1943 में 14th आर्मी के रूप में पुनर्गठित यह सेना संघर्ष की ग्लोबल पहुंच का प्रमाण थी। 14th आर्मी संस्कृतियों और जातियों का एक मिश्रण थी, कॉमनवेल्थ भावना का एक सच्चा अवतार। किंग्स अफ्रीकन राइफल्स के अफ्रीकी सैनिकों से लेकर नेपाल की भयंकर गोरखा रेजिमेंट तक सेना ने धुरी आक्रमण के खिलाफ एकजुट मोर्चे का प्रतिनिधित्व किया। गोल्ड कोस्ट और सिएरा लियोन के लोग भारत, पूर्वी अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अपने उद्देश्य में एकजुट यह विविध सेना इंपीरियल जापानी सेना की ताकत का सामना करने की तैयारी कर रही थी। उनका उद्देश्य जापानी हमले को रोकना और बर्मा के पतन में खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना। इम्फाल शहर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी एक घाटी में बसा जापानी आक्रमण का केंद्र बिंदु बन गया। यहीं पर 14th आर्मी का अधिकांश भाग केंद्रित था, जिसे भारत में इस महत्वपूर्ण सप्लाई रूट की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। अपनी शुरुआती सफलताओं से उत्साहित जापानियों ने मार्च 1944 में इम्फाल पर कब्जा करने और अलाइड फोर्सेस की सप्लाई लाइन्स को काटने के उद्देश्य से एक बड़ा आक्रमण शुरू किया। उनकी रणनीति रक्षकों को घेर कर भूखा मारने की थी, एक ऐसी रणनीति जो पिछले अभियानों में सफल साबित हुई थी। हालांकि जापानियों ने कॉमनवेल्थ सेनाओं की टेनेसिटी एंड एयर पावर की महत्वपूर्ण भूमिका को कम करके आंका था। सप्लाई लाइंस कटे होने और जापानी सेना की भारी संख्या का सामना करने के बावजूद 14th आर्मी का रक्षकों ने दृढ़ता से पकड़ बनाए रखी। उनका संकल्प रॉयल एयर फोर्स और USAF द्वारा दी गई सप्लाई की एक स्थिर धारा द्वारा बल मिला। लड़ाई भयंकर और अक्सर आमने सामने की थी, जिसमें दोनों पक्षों को भारी हताहत हुए। इम्फाल से 60 मील उत्तर में एक और लड़ाई चल रही थी। नागालैंड की कोहिमा एक दृढ़ जापानी हमले का लक्ष्य बन गया। कोहिमा की रक्षा ब्रिटिश, भारतीय और गोरखा सैनिकों की एक यूनिट के हाथों में थी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा करने के लिए दृढ़ 3 जापानीज डिविजन्स के हमले का सामना किया। एक विशेष स्थान पूर्व ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर के बंगले का टेनिस कोर्ट लड़ाई का केंद्र बिंदु बन गया। कभी शांत मनोरंजक स्थान एक खूनी युद्ध के मैदान में बदल गया था। लड़ाई विशेष रूप से क्रूर थी। टूटी हुई इमारतों और खाइयों के बीच आमने सामने की लड़ाई हो रही थी। रक्षकों ने जापानियों को रिज के बिल्कुल किनारे पर वापस धकेल दिया, टेनिस कोर्ट के चारों ओर अपना स्टैंड बनाया और जापानी हमलों की खदेड़ दिया। जापानियों ने रक्षकों को आगे बढ़ाने और उन पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कॉमनवेल्थ सैनिकों ने असाधारण साहस और दृढ़ता के साथ अपनी जमीन की रक्षा की।
कोहिमा वॉर सेमेट्री कोहिमा की लड़ाई के दौरान किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। यह 1300 से अधिक कॉमनवेल्थ ट्रूप्स का अंतिम विश्राम स्थल है, जिन्होंने भयंकर लड़ाई में अपनी जान गंवाई। हरे भरे हरियाली की पृष्ठभूमि में सफेद हेडस्टोन की पंक्तियों के साथ वॉर सेमेट्री को सावधानी पूर्वक बनाए रखा गया है। स्मारक पर लिखा शिलालेख पढ़ता है, जब तुम घर जाओ तो हमें उनके बारे में बताओ और कहो, तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज दे दिया। ये शब्द कर्तव्य और बलिदान की गहरी भावना को दर्शाते हैं, जिसने सैनिकों की भावना को परिभाषित किया। कोहिमा वॉर सेमेट्री न केवल स्मरण का स्थान है, बल्कि लड़ने वाले सैनिकों और उनके द्वारा संरक्षित लोगों के बीच स्थायी बंधन का प्रतीक भी है। ईयर 1945, तारीख 6 और 9 अगस्त। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्रमशः जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम विस्फोट किए। बम विस्फोटों में 1,50,000 से 2,46,000 लोग मारे गए। जुलाई 1945 में मित्र राष्ट्रों के मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने 2 प्रकार के परमाणु बम बनाए थे। लिटिल बॉय एक एनरिच्ड यूरेनियम गन टाइप फिशन वेपन और फैट मैन प्लूटोनियम इम्प्लोजन टाइप न्यूक्लियर वेपन। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर फोर्स के 509वें कंपोजिट ग्रुप को प्रशिक्षित किया गया और बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस के विशेष सिल्वर प्लेट संस्करण से सुसज्जित किया गया और मारियाना द्वीप समूह में टिनियन में तैनात किया गया। द एलाइज फोर्सेस ने 26 जुलाई 1945 को पॉट्सडैम डिक्लेरेशन में इंपीरियल जापानीज आर्म्ड फोर्सेस के अनकंडीशनल सरेंडर का आह्वान किया, अन्यथा जापान को पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ सकता है। परंतु जापानी सरकार ने अल्टीमेटम को नजरअंदाज कर दिया। छह अगस्त को हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय को गिरा दिया गया। फिर से 3 दिन बाद नागासाकी पर फैटमैन को गिराया गया। अगले 2 से 4 महीनों में परमाणु बम विस्फोटों के प्रभाव से हिरोशिमा में 90,000 से 1,66,000 लोग और नागासाकी में 60,000 से 80,000 लोग मारे गए। लगभग आधा पहले दिन हुआ। इसके बाद कई महीनों तक कई लोग जलने, रेडिएशन सिकनेस और अन्य इंजरीज के साथ साथ बीमारी और कुपोषण के कारण मरते रहे। हिरोशिमा की विशाल सैन्य छावनी के बावजूद मरने वालों में अधिकांश नागरिक थे। इंपीरियल जापानीज आर्म्ड फोर्सेस के समर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, जिसने ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिए। इस समर्पण ने न केवल जापान को एक नई दिशा दी, बल्कि दुनिया भर में साम्राज्यवादी विचारधाराओं का अंत भी देखा। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने एशिया में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत की, जबकि जापान ने लोकतांत्रिक परिवर्तनों की दिशा में कदम बढ़ाए। इस घटना ने युद्ध के बाद के समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पुनर्गठित किया और संयुक्त राष्ट्र के गठन जैसी संस्थाओं की नींव रखी, जो शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गईं। If you enjoyed this video, please consider liking and sharing it with others. And subscribing to our channel will ensure you stay updated with our latest content. Thank you for being a valued member of our community.